हाय गाइस, दिस इज श्वेता राणा। वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों का जो फ्रॉग जो एनिमल था वो कंप्लीट हो गया था। अब 11th क्लास के चैप्टर 7 में एक लास्ट एनिमल बचा हुआ है जो है आपका अर्थवॉर्म। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थवॉर्म के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा अर्थवॉर्म। ठीक है, देखिए बच्चों, जो अर्थवॉर्म होता है वो एक तरीके से होता है वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप उसे ईजिली कहीं भी देख सकते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। आप लोगों ने यदि नोटिस किया हो तो जब बारिश का सीजन होता है या जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस समय जहाँ पर क्या है सॉइल पाई जाती है, जहाँ पर जो थोड़ी बहुत जो सॉइल होती है, या मैं ऐसे कह सकती हूँ नमी युक्त जो लैंड होती है, जो भूमि होती है, उस पर क्या होता है कि छोटे छोटे आपको केचुए दिखाई देते हैं। ठीक है, केचुए दिखाई देते हैं ऐसे रेंगते हुए, बहुत सारे केचुए दिखाई देते हैं। तो ये ज़्यादातर ना आप लोगों को रेनी सीजन में ज़्यादा आप लोगों को ये दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जैसे कि अब तक हमने 2 एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया है, फ्रॉग के और किसके बारे में, कॉकरोच के बारे में। तो सबसे पहले हमने उसका क्या देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था, फिर देन जनरल कैरेक्टर्स देखे थे एंड देन मॉर्फोलॉजी देखी थी। तो उसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें क्या कहते हैं अर्थवॉर्म में लेते हुए चलेंगे। ठीक है, अर्थवॉर्म की यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अर्थवॉर्म को जो किंगडम है वो उसका एनिमेलिया ही रहेगा क्योंकि ये एनिमल है। लेकिन जो फाइलम है इसे एनेलिडा में रखा जाता है, एनेलिडा में रखा जाता है। इसी के साथ इसके जो जीनस और स्पीसीज है जो आपके सिलेबस में जो है इंडियन स्पीसीज दी गई है किसकी, केचुए की, वो है फेरेटिमा पोस्थुमा जो इसका बायोलॉजिकल नेम है। और एक दूसरा भी है उसे बोलते हैं हम लॉम्ब्रियस या लुम्ब्रियस, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, फेरेटिमा पोस्थुमा के बारे में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फेरेटिमा पोस्थुमा। यदि जनरल कैरेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं तो ये फ्रेंड होते हैं किसानों के, ये फ्रेंड ऑफ फार्मर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो किसान होते हैं ना उनके खेतों के लिए या उनके क्रॉप, उनकी फसलों के लिए ये क्या करते हैं, मैन्योर का फॉर्मेशन करते हैं सॉइल के साथ ऐड होकर। ठीक है, मैन्योर का मतलब खाद का फॉर्मेशन करते हैं, जिस वजह से ये क्या होते हैं, किसानों के दोस्त होते हैं, किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और ये सॉइल के साथ क्या करते हैं, मैन्योर का फॉर्मेशन करते हैं कंबाइन होकर, और मैन्योर के बनने के फॉर्मेशन को बोलते हैं वर्मी कंपोजिटिंग। ठीक है, इस टर्म से आप याद रख सकते हैं, वर्म के टर्म से आप याद रख सकते हैं वर्मी कंपोजिटिंग। इसका मतलब ये है कि जो केचुआ होता है या जो फेरेटिमा पोस्थुमा होता है वो क्रॉप के लिए या किसानों के लिए क्या करता है, मैन्योर का फॉर्मेशन करता है। मैन्योर का यानी कि खाद का फॉर्मेशन करता है, किसके साथ कंबाइन होकर, मिट्टी के साथ, यानी कि सॉइल के साथ कंबाइन होकर, जो कि फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, धरती पर पाए जाते हैं, वाटर में नहीं पाए जाएंगे। और ये बरोज में यानी कि बिल में पाए जाते हैं, और ये कैसे एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अब से पहले जो हमने फ्रॉग के बारे में स्टडी करी है या कॉकरोच के बारे में स्टडी करी है तो आप लोगों ने वहाँ देखा है कि वो वर्टिब्रेट्स एनिमल थे। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कोलम जो है प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कोलम का मतलब ये है कि उसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो केचुए होते हैं इनमें वर्टिब्रल कोलम जो है वो एब्सेंट होता है, जिस वजह से इन्हें किस में रखा जाता है, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में रखा जाता है। जो एनिमल्स होती है उन्हें 2 कैटेगरी में क्या है, क्लासिफाई किया गया है, एक वर्टिब्रेट्स में और एक इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज कॉर्डेट्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हमने फ्रॉग पढ़ा है या जो हमने कॉकरोच पढ़ाया है उनमें हम लोगों ने देखा था नर्वस सिस्टम में उनके अंदर वर्टिब्रल कोलम जो था वो प्रेजेंट था, जिस वजह से उन दोनों ही टाइप के एनिमल्स को किस में रखा गया है, वर्टिब्रेट्स में रखा गया है, यानी कि कॉर्डेट्स में रखा गया है। लेकिन यदि हम यहाँ पर फेरेटिमा पोस्थुमा या केचुए की बात करते हैं तो इन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स में रखते हैं ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कोलम या रीढ़ की हड्डी, जिस वजह से इनको किस में रखा गया है, इनवर्टिब्रेट्स में रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपने केचुआ देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो कैसा कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है। उसकी जो बॉडी होती है वो रेड कलर की होती है। और ये हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, जो नमी युक्त जो भूमि होती है, जो मॉइस्ट नेचर जहाँ पर पाया जाता है उस जगह पर ये लार्ज अमाउंट में
पाए जाते हैं। ठीक, इनका जो फिकस मटेरियल होता है, फिकस मटेरियल जो होता है वो एक फॉर्म में, वो एक जो है एक फॉर्म में हमको प्राप्त होता है जिसे हम बोलते हैं वार्म कास्टिंग, वार्म कास्टिंग। ठीक है, रेनी सीजन के टाइम ज़्यादा आप लोग, मैंने बताया ना था कि इनका जो अमाउंट है रेनी सीजन के टाइम आप जो ज़्यादा देख पाएंगे इन चीज़ों, इन केचुओं को। तो होता क्या है कि जहाँ पर भी ये घूमते रहते हैं सॉइल के ऊपर, जहाँ पर भी ये घूमते रहते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, अपने फिकस मटेरियल को रिलीज करते रहेंगे। तो इनका जो फिकस मटेरियल होता है, इनका जो फिकस मटेरियल रहता है वो कुछ इस तरीके से आपको सॉइल के ऊपर दिख जाएगा, इस तरीके से सॉइल के ऊपर दिख जाएगा। तो ये जो फॉर्म है किसकी, फिकस मटेरियल ऑफ दी, किसकी बात कर रहे हैं हम, अर्थवॉर्म की। तो इस फॉर्म को क्या नाम दिया जाता है, वार्म कास्टिंग, वार्म कास्टिंग। जहाँ पर आपको केचुए रेंगते हुए दिखाई देते हैं वहां पर आप कभी नोटिस करना कि वहां पर कुछ इस तरीके से क्या है स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देंगे, स्ट्रक्चर कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर या फिकस मटेरियल होता है एक इसका केचुए का, जिसको हम बोलते हैं वार्म कास्टिंग, वार्म कास्टिंग। ठीक है, देखो दोस्तों, जो डे के समय क्या होता है, डे के समय में जो ये केचुए होते हैं ये अपने बुरों में जाकर जो है छिप जाते हैं। डे के समय जो केचुए होते हैं या जो अर्थवर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बिल में जाकर छिप जाते हैं। और ये बिल, इनके अंदर एक खासियत होती है कि ये बिल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये बिल को क्या करते रहते हैं, सोइल वाले पोर्शन को क्या है अपने जो सेगमेंटेड बॉडी होती है उनकी सहायता से क्या करते रहते हैं, एक तरीके से उनमें गड्ढा करते रहते हैं, उसकी जो सॉइल होती है उसे ही खाते रहते हैं, इंटैक्ट करते रहते हैं, जिससे क्या है टेरेस्ट्रियल एरिया पे क्या है गड्ढा होता चला जाता है, वहाँ पे बिल का फॉर्मेशन होता चला जाता है। और दिन के समय ज़्यादातर ये इनसाइड दी बरो ही क्या है सर्वाइव करते हैं। ठीक है, सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा जो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं और क्या कहते हैं, डे के समय ज़्यादातर ये बरोज में सर्वाइव करते हैं और इनकी जो बॉडी होती है रेडिश कलर की होती है। तो ये हो गए इसके जनरल कैरेक्टर्स। और मैंने बताया था कहाँ पाए जाते हैं, ये ओमनीवेरस होते हैं, मतलब ज़्यादातर सभी जगहों पे पाए जाते हैं। लेकिन रेनी सीजन के टाइम इनका जो अमाउंट है या इनकी जो संख्या है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में या इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो फ्रॉग है और जो अर्थवर्म है ये इतना जो है खास इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के एग्जाम के लिए, लेकिन और आउट ऑफ सिलेबस भी है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस में से आए हुए हैं तो इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन हम ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, हम जो बेसिक चीज़ें हैं वही हम लोग जो है अर्थवर्म के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में कि जो केचुए होते हैं वो दिखते कैसे हैं। कलर तो मैं आप लोगों को बताया चुकी हूँ, रेडिश कलर के होते हैं। लेकिन जो केचुए होते हैं उनके अंदर कौन कौन से जो है ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नली कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे केचुए की या फेरेटिमा पोस्थुमा की जो बॉडी होती है, वो कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। कॉकरोच वाले लेक्चर में जाइए, वहाँ जाकर देखिए, मैंने वहाँ भी बताया था कि कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। लेकिन कॉकरोच की बॉडी सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेड होती है, इंटरनली सेगमेंटेड नहीं होती है। ठीक है, एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है, इंटरनली सेगमेंटेड नहीं होती है। लेकिन केचुए की जो बॉडी होती है ये एक्सटर्नली सेगमेंटेड भी होती है और इंटरनली सेगमेंटेड भी होती है। ठीक है, बॉडी को आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने डोर्सल व्यू बनाया है किसका, अर्थवर्म का। इसे आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को, अलग अलग सेगमेंट्स, बहुत सारे सेगमेंट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो ये जिस तरीके से आप लोगों को इसके एक्सटर्नल व्यू में दिखाई दे रहे हैं ना, जब हम इसकी इंटरनली स्टडी करेंगे तो उसमें भी जो इसके बॉडी पार्ट्स रहते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं। जिस वजह से कहा जाता है कि जो अर्थवर्म है इसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, लेकिन एक्सटर्नली सेगमेंटेड भी होती है और इंटरनली सेगमेंटेड भी होती है। अब देखिए इसकी बॉडी में जो सेगमेंट्स की संख्या होती है, इसकी बॉडी में सेगमेंट्स की जो संख्या होती है वो होती है बच्चों 100 से लेकर 120 तक, 100 से 120 तक। और सभी सेगमेंट्स के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं मेटामियर्स। मेटामियर्स तो मैं यहाँ ओवरऑल करके लिख देती हूँ, क्या बोलेंगे इनको, मेटामियर्स। आई होप सो दिस कलर विजिबल होगा आपके लिए। तो क्या होता है कि जितने भी सेगमेंटेड का अरेंजमेंट होता है किसकी बॉडी में, अर्थवर्म की बॉडी में, इन सभी को हम एक कॉमन नाम देते थे, इसको बोलते हैं मेटामियर्स। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि अर्थवर्म की बॉडी में मेटामियर्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 100 से लेकर 120 होती है, 100 से लेकर 120 होती है। ठीक, अब जो बॉडी है
बॉडी के सेगमेंट देखिए आप, ठीक है, बॉडी के सेगमेंट देखिए, हर एक सेगमेंट पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। मैंने बताया ना कि इंटरनली सेगमेंटेड भी है और एक्सटर्नली सेगमेंटेड भी है। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे वो हर मतलब अलग अलग सेगमेंट्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक। अब पहले हम इसकी एक्सटर्नली व्यू की बात करते हैं। एक्सटर्नली व्यू में हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी तरफ माउथ की बात करेंगे, ठीक है, माउथ की बात करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वो वर्क करता है माउथ की तरह, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि फेरेटिमा पोस्तुबा का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ इज ऑल्सो नोन एज पेरिस्टोमियम। देखिए, इसकी बॉडी के फर्स्ट सेगमेंट जो होता है उस पे माउथ प्रेजेंट होता है, और माउथ को हम पेरिस्टोमियम भी बोलते हैं, या मैं ऐसे कह सकती हूँ इसका जो माउथ है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एनिमल के यदि हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है। तो इसकी बक्कल कैविटी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम बोलते हैं। इसके बाद आगे के सेगमेंट्स को देखिए, वही यदि हम आगे के जो सेगमेंट्स में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं डीपली तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा जब हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके माउथ के ऊपर एक आउटर प्रोजेक्शन जो है प्रेजेंट होता है। देखिए, इसके माउथ के ऊपर अलग से बनाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरीके से मान लीजिए ये इसका फर्स्ट सेगमेंट है और ये क्या है, इसका फर्स्ट सेगमेंट पर क्या है, माउथ प्रेजेंट है। अब इसके माउथ के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से एक आउटर प्रोजेक्शन जो है प्रेजेंट होता है। एक आउटर प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, माउथ को कवर करता है। इसे हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम, ठीक है, प्रोस्टोमियम जो होता है ये दो वर्क करता है। एक तो ये क्या करता है, अर्थवॉर्म के अंदर सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक। एक दूसरा ये काम करता है, जैसे जो अर्थवॉर्म होते हैं उन्हें जब अपने लिए बरोज का फॉर्मेशन करना होता है या बिल का फॉर्मेशन करना होता है, तो उस टाइम मैंने बताया ना कि ये क्या करते हैं, मिट्टी को खोदने का काम करते हैं। तो मिट्टी को खोदने का काम या सॉइल को क्रैक करने का काम जो करता है इनसाइड द अर्थवॉर्म, वो क्या होता है, प्रोस्टोमियम होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, फर्स्ट सेगमेंट में ही प्रेजेंट होता है, अबव ऑफ द माउथ या पेरिस्टोमियम के ऊपर की तरफ, ठीक है। माउथ को कवर करता है, सॉइल को क्रैक करने का काम करता है और एज अ सेंसरी ऑर्गन वर्क करता है, ठीक। इसके अलावा जो इसकी बॉडी होती है, इसकी बॉडी के ऊपर जितने भी सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि 100 से लेकर और 120 तक जो सेगमेंट होते हैं, सभी सेगमेंट्स में एस शेप कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बिटवीन दी सेगमेंट्स। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 2 सेगमेंट आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्या है, 2 सेगमेंट्स ले लिए, ठीक है। कोई भी मैंने किसी भी पेयर के, मैंने बताया ना कि ऑल ओवर द बॉडी पे जितने भी सेगमेंट्स है सभी में प्रेजेंट होंगे। मैंने यहाँ के एरिया के सेगमेंट्स उठा लिए। तो मैंने बताया आप लोगों को कि इसके प्रत्येक सेगमेंट पर बीच बीच में कुछ एस शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं सीटी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीटी। सीटी का काम होता है अर्थवॉर्म के अंदर लोकोमोट करने का या लोकोमोशन में हेल्प करने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, ये याद रखनी है, इसकी बॉडी में एक तो जो माउथ वाला सेगमेंट होता है, यानी कि जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उस पर सीटी एब्सेंट होते हैं, और एक जो लास्ट सेगमेंट होगा जहाँ पर एनस प्रेजेंट होगा वहाँ सीटी एब्सेंट होते हैं, और एक इसकी बॉडी में एक क्लाइटेलम पार्ट होता है। अभी बताऊंगी क्या होता है, क्लाइटेलम पार्ट होता है, वहां पर सीटी एब्सेंट होते हैं, ठीक है, वहां पर सीटी एब्सेंट होते हैं। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि प्रत्येक सेगमेंट पर, अर्थवॉर्म की बॉडी के प्रत्येक सेगमेंट के बीच बीच में एक एस शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं या कुछ एस शेप संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। दीज आर नोन एज सीटी का काम होता है अर्थवॉर्म को लोकोमोट करने का या लोकोमोशन में हेल्प करने का। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये है कि अर्थवॉर्म की बॉडी का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, यानी कि जो माउथ वाला पार्ट होता है, वहां पर सीटी एब्सेंट होते हैं। एक जो उसका लास्ट सेगमेंट होता है, एनस वाला पार्ट जो होता है, वहां सीटी एब्सेंट होते हैं, और एक इसके बॉडी के मिडिल पोर्शन पर एक क्लाइटेलम पार्ट होता है। तो वो जितने भी सेगमेंट में होगा उन सभी सेगमेंट्स में क्या है, सीटी एब्सेंट होंगे। बस इनका फंक्शन क्या है, ये लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे यदि क्लाइटेलम की बात आ ही गई है तो पहले मैं क्लाइटेलम के बारे में बता देती हूँ। देखिए, बॉडी के कौन से सेगमेंट 14, 15 और 16 सेगमेंट्स में
14, 15 एंड 16 सेगमेंट्स पर एक ग्लैंडुलर टिश्यूज का बना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यूज का बना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम इसका फंक्शन ये है, जब क्या कहते हैं, कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है, या मैं ऐसे कह सकती हूँ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, तो क्लाइटेलम कोकून का फॉर्मेशन करता है। कोकून का फॉर्मेशन करता है जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मेशन कैसे होगा, फर्टिलाइज्ड एग कैसे बनेंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ पर बस आप इतना जान लीजिए कि जो अर्थवर्म की बॉडी होती है उसके 14, 15 एंड 16 सेगमेंट में, ठीक है, 14, 15 और 16 सेगमेंट पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो ग्लैंडुलर टिश्यूज का बना हुआ होता है। ये रिप्रोडक्शन के समय अर्थवर्म के शरीर में कोकून का फॉर्मेशन करता है। कोकून का फॉर्मेशन करता है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्लाइटेलम की बात आई है, तो क्लाइटेलम के बेस पर इसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में क्या है, डिवाइड होती है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। क्लाइटेलम से पहले का जो भाग होता है, क्लाइटेलम से पहले का भाग, यानी कि ऐसे कह सकती हूँ 1 to 13 सेगमेंट, वो कहलाता है प्री क्लाइटेलर। प्री क्लाइटेलर, ठीक है। जो 14, 15 और 16 ये वाला पार्ट कहलाएगा क्लाइटेलम या क्लाइटेलर। और इसके बाद 17 से लेकर जितने कितने 120 जो होते हैं या 100 जो होते हैं सेगमेंटेड, वो सारा पार्ट क्या कहलाता है, वो सारा पार्ट कहलाता है पोस्ट क्लाइटेलर। पोस्ट क्लाइटेलर, ठीक है। क्लाइटेलम होने की वजह से जो अर्थवर्म की बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। क्लाइटेलम से जो पहला वाला पार्ट है, यानी कि फर्स्ट सेगमेंट से लेकर 13 सेगमेंट तक का जो पार्ट है इनसाइड द अर्थवर्म, वो कहलाता है प्री क्लाइटेलर। उसके बाद 14, 15 और 16 सेगमेंट वाला जो पार्ट है ये कहलाता है क्लाइटेलम। और फिर 17 सेगमेंट से लेकर 100 सेगमेंट से 120 सेगमेंट जितने भी उसकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, मतलब कि लास्ट तक जो पार्ट है वो कहलाएगा पोस्ट क्लाइटेलर। पोस्ट क्लाइटेलर, ठीक है। ये बात हो गई इसके बॉडी डिवीजन की, बॉडी डिवीजन, ठीक है। अब इसके जो इतने भी सेगमेंट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इन सेगमेंट्स में भी 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 के ये जो ऐसे समझ लीजिए 5 से 6 के बीच, 6 से 7 के बीच, 7 से 8 के बीच और 8 से 9 के बीच, 9 के बीच क्या प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर स्पर्मेथिका। 1 पेयर स्पर्मेथिका क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, स्पर्मेथिका, ठीक है, स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए कितने सेगमेंट पे प्रेजेंट है, 4 सेगमेंट पे प्रेजेंट है। प्रत्येक सेगमेंट्स में 1 पेयर होते हैं, तो 4 सेगमेंट्स में प्रेजेंट है तो कितने हो गए, 4 पेयर हो गए, मतलब 8 स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं। इसके कौन कौन से सेगमेंट्स में, 5, 6, 7 और 8 सेगमेंट्स में, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि अर्थवर्म की बॉडी में 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें सेगमेंट्स पर 1 पेयर स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं। और स्पर्मेथिका का फंक्शन क्या होता है, याद करिए, चाहे हम फ्रॉग की बात करें, चाहे हम कॉकरोच की बात करें, स्पर्मेथिका का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स का, ठीक है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स का, ठीक। ये बात हो गई। अब इसकी जो बॉडी आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसकी बॉडी के प्रत्येक सेगमेंट्स पर कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर, जो नेफ्रिडियोपोर होते हैं वो नेफ्रिडियम का पार्ट होता है। नेफ्रिडियम का जो पार्ट है इसके अंदर वो एस्किरेटरी सिस्टम का पार्ट है जो कि एस्किरेशन में हेल्प करता है। डिस्कस हम करेंगे एस्किरेटरी सिस्टम में। तो ये हो गया इसका डोर्सल व्यू कि डोर्सल बॉडी पर इसके क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है। हमने बॉडी के बारे में पढ़ा, हमने क्लाइटेलम के बारे में पढ़ा, हमने माउथ के बारे में पढ़ा, पेरिस्टोमियम के बारे में पढ़ा, मेटामियर्स के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा हम वेंट्रल साइड की तरफ भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में नहीं बनाऊंगी, यहीं पे आप लोगों को समझा देती हूँ। जब हम इसका वेंट्रल व्यू देखेंगे, वेंट्रल व्यू में जो 14 सेगमेंट होता है, पहले हम फीमेल वाले पोर्शन की बात करते हैं। 14 जो सेगमेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है फीमेल जेनिशल पोर, 14 सेगमेंट पर। लेकिन जो 18 सेगमेंट होता है, 18 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है पेयर में
मेल जेनिशल पोर, मेल जेनिशल पोर, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को ये याद रखनी है, जो जो अर्थवर्म होते हैं वो बायसेक्सुअल होते हैं या मोनोसियस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनमें मेल और फीमेल एनिमल्स अलग अलग नहीं होते हैं। एक ही कैचुए के अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखने को मिलेगा और एक ही कैचुए के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज बायसेक्सुअल एनिमल्स। बायसेक्सुअल एनिमल्स होने की वजह से जो इनकी बॉडी का जो 14 सेगमेंट होता है उस पर फीमेल जेनिशल पोर प्रेजेंट होता है और जो 18 सेगमेंट होता है उस पर मेल जेनिशल पोर प्रेजेंट होता है। बट जो फीमेल जेनिशल पोर होता है वो सिंगल प्रेजेंट होता है और जो मेल जेनिशल पोर होता है वो कैसा होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। जेनिशल पोर है तो नॉर्मल सी बात है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये हो गया इसका डोर्सल व्यू, या मैं बोल सकती हूँ ये हो गया इसका मोर्फोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी बॉडी की जो बॉडी वॉल होती है उसमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखिए बच्चों, यदि हम बात करते हैं इसकी बॉडी वॉल की, तो इसकी जो बॉडी वॉल में 3 प्रकार की क्या है लेयर प्रेजेंट होती है, अपर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। ठीक है, जो अपर लेयर होती है, इसकी जो अपर लेयर होती है वो होती है नॉन सेलुलर क्यूटिकल लेयर। नॉन सेलुलर का मतलब ये है कि इसकी बॉडी की जो अपर लेयर होगी, एक तो ये कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है और इसमें किसी भी टाइप की सेल प्रेजेंट नहीं होती, बस एक क्यूटिकल जो है क्यूटिकल की ये क्या है बनी हुई होती है। ठीक, इसके अलावा जो मिडिल लेयर होती है वो एपिडर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस उसको बोलते हैं, और उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो सिक्रेशन करती हैं म्यूकस का, जिस वजह से जो इसकी स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। कभी छूकर देख रहे हैं कैसा लगता है, चिकना चिकना, थोड़ा गिलगिला से लगता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड सेल्स इनसाइड द एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिल लेयर। और जो इसकी लोअर लेयर होती है, जो लास्ट लेयर होती है, वो होती है मस्कुलर लेयर। और इसमें भी 2 टाइप की मसल्स जो है प्रेजेंट होती हैं। अपर जो लेयर होती है किसकी, मस्कुलर लेयर या अपर साइड जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है सर्कुलर मसल्स, और जो इनर पार्ट होता है मस्कुलर लेयर का उसमें प्रेजेंट होती हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो इस तरीके से इसकी बॉडी वॉल है। सिंपल सा, यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, पर यदि पढ़ रहे हैं तो चलिए साथ में से भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों ये हो गया है इसका क्या, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, यही डिस्कस करते हैं कि जो जिस भी एनिमल की हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो एक्सटर्नली स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो क्या क्या है। तो वो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, माउथ डिस्कस किया, पेरिस्टोमियम डिस्कस किया, प्रोस्टोमियम डिस्कस किया, क्लाइटेलम डिस्कस किया, और हमने क्या डिस्कस किया, उसके फीमेल और मेल जेनिशल पोर डिस्कस किए। तो इस तरीके से ये इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। चलिए बच्चों, तो अब बॉडी वॉल के बाद हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म की। एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म में हमें वही अलग अलग टाइप के सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सिंपल से एक एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, ज़्यादा कुछ हम लोगों को पढ़ना नहीं है क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है। एक आध क्वेश्चन इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से आ सकता है जो मैं आप लोगों को बताती चलूँगी। नॉर्मल सी बात है, किसी भी एनिमल्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये क्या है, जो कैचुए हैं या जो अर्थवर्म्स हैं, ये क्या है, ज़्यादा वेल डेवलप एनिमल्स तो है नहीं। ठीक है, तो इनके अंदर ज़्यादा ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट नहीं होती हैं। कुछ ही ग्लैंड्स जो मैं आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ ही बताती चलूँगी। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल को आप लोग देखिए, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्री कैनाल है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो माउथ से लेकर एनस तक क्या है, फैली रहती है। माउथ से लेकर एनस तक फैली रहती है। अब मैंने बताया था कि जो इसकी जो बॉडी है वो इंटरनली सेगमेंटेड है। तो जो बॉडी के अंदर जो सिस्टम है और उनके जो पार्ट्स हैं वो भी अलग अलग सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि माउथ कौन से सेगमेंट्स पे प्रेजेंट है या स्टमक कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट है, ऐसा कोई क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो माउथ से लेकर एनस तक फैली रहती है। माउथ जो है वो 1 से लेकर 3 सेगमेंट तक क्या है, प्रेजेंट होता है। माउथ के अंदर बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है। जैसे कि एनिमल्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जो माउथ होता है वो एक सिंपल से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसे फेरिंग्स बोलते हैं, और फेरिंग्स क्या है, वो नीचे की तरफ जाकर एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इजोफेगस बोलते हैं। तो यहाँ भी वही चीज है कि जो माउथ है वो नीचे की तरफ जाकर एक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, दिस इज नोन एज फेरिंग्स। जो फेरिंग्स है वो मस्कुलर होगा। जो क्या कहते हैं, अर्थवर्म जो होता है, जब वो सॉइल को इनटेक करता है तो सॉइल के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं। मतलब ऐसे मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और
कुछ कीड़े मकोड़े भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो क्योंकि सॉइल है, सॉइल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, पेड़ पौधे भी प्रेजेंट होते हैं, मरी हुई लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं, डीके प्लांट्स के जो पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब ये अपने अंदर इनटेक करेगा, माउथ से होते हुए जो फूड पार्टिकल्स हैं वो कहाँ एंट्री करते हैं, वो एंट्री करते हैं फेरिंक्स में। फेरिंक्स मस्कुलर होती है, इसकी जो वॉल होती है वो मसल्स से बनकर बनी हुई होती है। कांटेक्ट करेगी, आगे ईजोफेगस में ट्रांसफर करेगी, और ईजोफेगस प्रेजेंट होता है 5 से लेकर 7 सेगमेंट तक। अब ईजोफेगस नीचे की तरफ जाकर अटैच होता है गिजार्ड से। और यदि मैं आप लोगों को याद हो, मैं पहले भी आप लोगों को गिजार्ड पढ़ा चुकी हूँ। गिजार्ड में प्रेजेंट होते हैं कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से गिजार्ड का फंक्शन होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो होता क्या है कि गिजार्ड वाले एरिया में जो फूड पार्टिकल्स से जब एंट्री कर जाते हैं तो यहाँ पर आकर जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं इनसाइड दी सॉइल, उनका क्या हो जाता है, चूरमा बन जाता है, मतलब ग्राइंडिंग हो जाता है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या है, कट हो जाते हैं। अब गिजार्ड से जो फूड पार्टिकल्स क्या है, उनका ग्राइंडिंग हो चुका है, वो पिस चुके हैं, उनका कचुम्बर बन चुका है, वो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, स्टमक में ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें किसी भी टाइप का क्रॉप वाला जो पार्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि कॉकरोच में प्रेजेंट था। इसमें सिंपल जो गिजार्ड है वो किससे कनेक्ट होता है, स्टमक से कनेक्ट होता है। अब स्टमक में प्रेजेंट होती हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड्स, ठीक है। इन कैल्सीफेरस ग्लैंड्स का फंक्शन होता है कि गिजार्ड में ग्राइंडिंग होने के बाद फूड पार्टिकल जो स्टमक में एंट्री करते हैं उनमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमस में प्रेजेंट होता है ह्यूमिक एसिड, ठीक है। ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि किसकी बॉडी के लिए, अर्थवर्म की बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो ये कैल्सीफेरस ग्लैंड्स जो हैं ये सिक्रेशन करती हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस का, जो इस ह्यूमिक एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं या उदासीन कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो, किसी भी तरह, ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्टमक आगे की तरफ जाकर इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। इंटेस्टाइन क्योंकि क्या कहते हैं, लंबा पार्ट होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। 15 सेगमेंट्स से लेकर पूरे सेगमेंट्स तक, जब तक उसकी बॉडी क्या है, कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक क्या फैली रहती है, इसकी इंटेस्टाइन फैली रहती है। कोई भी वेल डेवलप तो है, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट क्या है, नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि क्योंकि 15 सेगमेंट से स्टार्ट है और लास्ट सेगमेंट तक फैली रहती है, तो इसमें क्या होता है, अर्थवर्म के अंदर 26 सेगमेंट पर जाकर जो इंटेस्टाइन होती है उसकी जो डोर्सल साइड होगी, अंदर की तरफ जाकर क्या है, फोल्ड हो जाती है। अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम नाम देते हैं टिफ्लोसोल, ठीक है। टिफ्लोसोल का बस सिंपल सा फंक्शन क्या होता है कि ये इंटेस्टाइन के एरिया को क्या कर देता है, वाइड कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिससे जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है इनसाइड द इंटेस्टाइन वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। जब टिफ्लोसोल का फॉर्मेशन हो जाता है 26th सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, तो होता क्या है कि जो एरिया होता है इंटेस्टाइन का, उसको ये क्या कर देता है, वाइड कर देता है, बढ़ा देता है, चौड़ा कर देता है। इंटेस्टाइन का जो 26 सेगमेंट वाला जो पार्ट होता है, उसकी जो वॉल होती है डोर्सल साइड की, वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर टिफ्लोसोल का फॉर्मेशन करती है। टिफ्लोसोल क्या कर देता है, इंटेस्टाइन के एरिया को वाइड कर देता है, या चौड़ा कर देता है, या बढ़ा देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जो टिफ्लोसोल है वो कहाँ पर नहीं बनेगा, 23 से लेकर 25 तक के जो सेगमेंट होंगे, मतलब 23, 24, 25 यहाँ तक के जो सेगमेंट्स हैं, इन पर किसी भी टिफ्लोसोल ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा। वो कहाँ होता है, 26th सेगमेंट पर जाकर जो वॉल होती है वो फोल्ड होती है। फिर वही है, इंटेस्टाइन में बहुत सारे क्या होगा, फूड पार्टिकल्स जब एंट्री कर जाते हैं तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ टिफ्लोसोल एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड पार्टिकल्स का। जो फूड पार्टिकल्स किसकी बॉडी के लिए, अर्थवर्म की बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लेकिन जो अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू द एनस बॉडी के बाहर जो है एग्जिट कर दी जाती हैं। किसकी फॉर्म में, वर्म कास्टिंग की फॉर्म में। तो इस तरीके से जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ आप लोगों को याद नहीं रखना है। इसमें से क्वेश्चन यदि आप लोगों से पूछा जा सकता है तो बस टिफ्लोसोल के बारे में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि टिफ्लोसोल का फॉर्मेशन कौन से सेगमेंट
सेगमेंट पे होता है? तो 26 सेगमेंट पे होता है। कौन से पार्ट्स के सेगमेंट पे होता है? तो इंटेस्टाइन के पार्ट के सेगमेंट पे होता है। फंक्शन क्या है? इंटेस्टाइन के जो एरिया होता है क्या करता है, उसको वाइड कर देता है, फैला देता है, या एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।